नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण मिश्रा। आपको जो लगातार हम कर रहे हैं पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये सेकंड पार्ट है इसका वीडियो का। इससे पहले हम देखा था कि जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और डेनियल गोलमैन का सिद्धांत क्या है या मॉडल क्या है इसका। तो आज हम देखेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता में जो ईआई यानी कि जो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसका सिविल सेवा में क्या महत्व है, शासन में क्या महत्व है और सीमाएं क्या हैं। हालांकि थोड़ा सा जो पीछे का वो देख लेंगे। डेनियल गोलमैन का ये हमने मॉडल देखा था, तो हमने इसमें 5 चीज़ें देखी थी कि 5 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था इसमें, स्व जागरूकता। इसके लिए हमने शब्द यूज किया था आत्म जागरूकता। दोनों ही चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सबसे पहले हम स्व जागरूकता की बात की जाए तो इसका अर्थ है अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, स्वभाव, मूल्यों, उद्देश्यों, क्षमताओं व कमजोरियों का स्पष्ट ज्ञान। व्यक्ति के निर्णय तभी सही होंगे जब वह अपने मूल व्यक्तित्व से परिचित होगा। और उसके बाद हम देखा था आत्म प्रबंधन, यानी कि आत्म नियमन भी कह सकते हैं इसको। इसका अर्थ है अपनी भावनाओं का स्वभाव, उनकी तीव्रता, उनकी अभिव्यक्ति को प्रति या प्रबंधित करना। जैसे भाव अभिव्यक्ति होने से रोक देना, जैसे क्रोध के फलस्वरूप मन में आई हिंसा के भाव को रोक देना। और हम देखते हैं इसी बात कि आत्म अभिप्रेरण। आत्म प्रेरणा का मतलब हम देखा था क्या था, जैसे कि इसका अर्थ है जब व्यक्ति का उद्देश्य काफ़ी दूर हो और बाहरी अभिप्रेरणाएं उपलब्ध ना हो पा रही हों, तो उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह स्वयं अभिप्रेरित हो सके। और हमने अगला क्या देखा था, समानुभूति, यानी कि इसका अर्थ है दूसरों की भावनाओं और अनुभूतियों को सटीक रूप से पढ़ने की क्षमता, चाहे वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता हो। एक हम देखते हैं उसके बाद सामाजिक दक्षता। सामाजिक दक्षता क्या है, इसे अंतर व्यक्तिक दक्षता भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह बनाने चाहिए, इस तरह बना के रखना चाहिए कि उन संबंधों से उसे तथा दोनों को लाभ हो। मतलब जो व्यक्ति सामाजिक दक्षता रखता है उसको भी लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा डेनियल गोलमैन का सिद्धांत था, हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। हालांकि हमारा इस वीडियो में उद्देश्य नहीं था, पर हमने सोचा कि रिवीजन हो जाए थोड़ी सी। आज जो मेन मोटिव है हमारा वो करेंगे सिविल सेवाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग। देखिए, आप देख सकते हैं कि वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर बहुत बढ़ चुका है। इसके पीछे कारण यह है कि कल्याणकारी राज्य की जो निरंतर बढ़ती अपेक्षाएं हैं, गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी तथा कठिन दबाव, सीमित बजट किंतु उसे ऊंचे उद्देश्य, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी के आंदोलन, इन सब ने क्या कर दिया है कि प्रशासकों पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि दक्षता बहुत अच्छी हो, रिजल्ट बहुत चाहते हैं, पर इनपुट्स उसकी तुलना में मिल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए होता है, उसमें कुछ भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और दूसरों की भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और उसके अनुसार अपने निर्णय को सफल बनाया जाए। इतनी जटिल स्थितियों में वही व्यक्ति सफल हो पाएगा जिसमें तनाव प्रबंधन तथा अपनी व दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता यानी कि क्षमता अधिक हो। सिविल सेवकों को प्रायः ऐसे कर्मचारियों के साथ कार्य करना होता है जिनके चयन में उसकी भूमिका नहीं होती। यदि वे उनकी योग्यताओं, क्षमताओं व रुचियों को ठीक से समझ पाएं तथा उन्हीं के अनुसार कार्य का विभाजन करें तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस पर हम देख सकते हैं कि जो उस टाइम जनता है, कभी कभी जनता भी उग्र हो जाती है, यानी कि हमें उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में क्या करना होता है कि हमें अपने व्यक्ति कितनी कठोर करनी है, कितनी नरम करनी है। ये सारी स्थितियाँ वो ऐसी स्थिति होती है जहाँ हमारी तार्किक बुद्धि की बहुत उच्च स्तर चाहिए होता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए निर्णय लेना होता है। दूसरों को समझाना भी होता है कि भाई उचित निर्णय लें और हम कैसे उनको अपने अनुसार मतलब एग्री कर लें कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि क्लास तो है नहीं। ये सारा जो टॉपिक है कम से कम भी 8 घंटे का टॉपिक है और हम यहाँ शॉर्ट में करते हैं बड़ा। तो ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं इस पर कैसे आपको आंसर कैसे लिखना होगा। बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सिविल सेवाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग। तो पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, प्रशासन के अंदर अंतर व्यक्तिगत संचार कौशल के विकास में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी के अंदर ईआई बहुत ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रशासन के अंदर अंतर व्यक्तिगत संचार कौशल के विकास में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि इससे जटिल परिस्थितियाँ जैसे कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती मांगों तथा सिविल सेवकों में बढ़ते तनाव में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। प्रत्येक कर्मचारी की
मनोवृत्ति और उनके अनुसार कार्य निष्पादन दक्षता के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। मतलब आपको पता है कि आप जान लेते हो किसी भावना कैसी हैं, तो आप क्षमता के अनुसार कार्य वितरण कर सकते हैं इससे, और अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके विभाग में इससे। अगला देखें तो निरंतर कार्य के लिए प्रेरणा तथा आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। हम देखा था ना कि क्या करते, आत्म प्रबंधन, आत्म जागरूकता, ये साथ आत्म अभिप्रेरणा का भी काम करती है, सेल्फ मोटिवेशन का भी काम करती है। इसी बात देखें तो इससे स्वास्थ्य कार्य संस्कृति के निर्माण का आधार बनता है। दंगा, सांप्रदायिक या जातीय हिंसा के समय प्रशासनिक व भावनात्मक बुद्धिमत्ता से समस्या का संतुलित यानी कि संतुलित समाधान संभव है। यह नेतृत्व क्षमता के विकास व सुदृढ़ीकरण में सहायक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त प्रशासक स्वयं के साथ दूसरों को अभिप्रेरित करने में समर्थ होता है। इस पर आगे देखा जाए तो यह सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति में के सृजन में मददगार होता है। राजनीतिक दबाव में तथा कार्य की अति व्यस्तता के संदर्भ में अभिप्रेरित करने में उपयोगी है। व्यवहार के स्तर पर आक्रामकता में कमी तथा परिवर्तन का वाहक बनने की क्षमता विकसित करने में ये महत्वपूर्ण रूप से कारगर है। महान प्रशासक जनता को भी इस प्रकार अभिप्रेरित कर देते हैं कि समस्याएं खुद सुलझने लगती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य व पर्यावरण चेतना फैलाने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना। तो हमने क्या देखा, प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर स्तर पे काम आ रहा है आपकी ये। और यदि इस पर शासन के स्तर पर देखा जाए, नेताओं के स्तर पर देखा जाए, तो इसका उपयोग देख सकते हैं। शासन के स्तर पर एआई का महत्व तो पहला यह है कि विभिन्न दबाव समूहों के दबावों का प्रबंधन करना। आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के ऊपर भी बहुत दबाव होता है, भाई इनकी बात माननी में, उनकी बात माननी में। ऐसे में इन दबाव समूहों का एक नियंत्रण करना होता है, एक संतुलित रिजल्ट निकालना होता है आपको, तो राजनेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन इस तरह लगाना कि सामाजिक समूहों को उसमें तनाव ना हो बल्कि सहजता महसूस हो, जैसे समान नागरिक संहिता को एक झटके में न लाकर धीरे धीरे सहमति से लागू करना। देश के विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न समुदायों में को मंत्री परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व देना, जिससे किसी भी समूह में अलगाववाद की भावना पैदा ना हो। अगला देखा जाए तो सैन्य मनोवृत्ति को समझते हुए सेना या सैनिकों के संबंध में हतोत्साहित करने वाले कथनों का प्रयोग न करना। राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रतीकों व संस्थाओं के प्रति अनुकूल भावनाएं बनाए रखना तथा जनता को भी इसके लिए प्रेरित करना। किसी आपदा के समय जनता के साथ खड़े होना। शासन में एआई के दो महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। समूह के अनुसार वेशभूषा पहनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और नागरिक समूह की भाषा का प्रयोग करना। देखिए, अगर आप शासन के स्तर पे जाते हैं तो मान लीजिए आप जनजातीय समूह जा रहे हैं, उन्हीं की भाषा बोलें, उन्हीं की वेशभूषा धारण कर लें, तो इतना विश्वास मानिए कि आपकी जो भावनाएं हैं जुड़ जाएंगी, वो आपसे कनेक्ट होना आसान समझेंगे, क्योंकि लगेगा कि हम में से ही कोई एक है ये, और आपकी बात को मानेगा वो। अब ऐसा नहीं कि ये केवल फायदा करता है, कुछ सीमाएं भी हैं, ऐसा कुछ दुरुपयोग भी संभव है इसमें। जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति छल कपट ज़्यादा कर सकता है, जैसा कि कुछ राजनेता अपनी चुनावी रैलियों में करते भी हैं। यह भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का कारण बन सकता है। भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उचित व निष्पक्ष निर्णय लेने में हस्तक्षेप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं, अपनी भावनाओं के अनुसार निर्णय लेना शुरू करते हैं, ना कि तर्क के आधार पर, फैक्ट के आधार पर नहीं लेते। यहाँ पे यही तटस्थता व वस्तुनिष्ठता को कमजोर करती है, यानी कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी को वीक कर देती है। तर्क में बाधा उत्पन्न कर नौकरशाही को अकुशल व पक्षपाती बनाने में भी भूमिका निभाती है, ये यानी कि प्रेरित करती है भाई इसके लिए। अतः यही कहा जा सकता है कि भावनात्मक समझ की सार्थकता इस बात में है कि इसके माध्यम से मानवीय संबंध स्वस्थ और बेहतर बनाए जा सकते हैं तथा जीवन से जुड़ी चुनौतियों से जूझने और इन चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। तो इस बात देख सकते हैं कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए, शासन और प्रशासन दोनों के स्तर पर। हालांकि कुछ सीमाएं भी हैं, पर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो इसने हम देखा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लीज़ गाइज, फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र, सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।